दोस्तों नमस्कार। आप सपने देखिए साकार हम कराएंगे। आप सपने देखिए साकार हम कराएंगे। आप लक्ष्य बनाइए पूरा हम कराएंगे। आप लक्ष्य बनाइए पूरा हम कराएंगे। इसी के साथ हम लोग एसएससी जीडी के लिए जो सफल बैच है उसकी 10वीं क्लास लेके आए हैं मैथमेटिक्स में। ये आपकी संख्या पद्धति का 10वां लेक्चर है। आज इस संख्या पद्धति पूरी समाप्त होने वाली है। जिन प्यारे साथियों ने अभी तक संख्या पद्धति को नहीं पढ़ा है या किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके और सफल बैच में जो 10 क्लास संख्या पद्धति की 9 क्लास हो चुकी हैं उनमें से जिस टाइप में प्रॉब्लम है उस टाइप को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आपकी इस चैप्टर पे प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चंस की बहुत जल्द प्रैक्टिस भी कराने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ठीक है, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहिए। आप लोग हमारे क्लास को लाइक कर दें और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो उन्हें हमारी क्लास शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ओके, तो आज विविध यानी कि इस चैप्टर में जितने भी छूटे हुए प्रश्न हैं जो हमने किसी टाइप में नहीं रखे लेकिन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं विविध प्रश्न, मिसएलेनियस क्वेश्चन। ओके, 5 लगातार सम संख्याओं का योग 330 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? क्या दिया गया है? 5 लगातार की सम संख्याएं दी गई, उनका योग दी नहीं गई, उनका योग कितना दिया? 30 दिया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दोस्तों हम वो तरीके बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, किसी भी तरीके से नहीं, उन तरीकों से करके क्वेश्चन दिखाएंगे जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो 5 सम संख्याओं का योग है, ध्यान दीजिए, 5 सम संख्याओं का योग 330 है। आपको करना क्या है कि ऊपर योग लिख लो, योग लिख लिया 330। अब कितनी संख्याओं का है तो आप बोलेंगे सर 5 का है, तो 5 को नीचे भाग में लिख दो। 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, तो ये आपका 66 आ गया। ये क्या आ गया आपका? 66। ये जो 66 आया ये वाली संख्या बीच वाली संख्या मानी जाती है। अब 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या आपकी 66 आ गई, तो उससे पहले की सम संख्या तो आप बोलोगे 64। हम कहें इससे बड़ी सम संख्या आप बोलोगे 68। हम अभी तीन सम संख्या निकाल पाए। इससे भी छोटी सम संख्या आप बोलोगे 62, इससे भी बड़ी सम संख्या आप बोलोगे 68। तो सबसे बड़ी ये 5 देखो सम संख्याएं आ गई, इनमें सबसे बड़ी सम संख्या पूछी थी, तो सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? 70। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? बी वाला जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको ये तरीके नहीं लगाने हैं कि सर जी पहले x मानो, दूसरी x + 2 मानो, सर जी x + 4 मानो। अरे ये बेकार तरीके हैं, इनको यूज नहीं करना, आपको सीधे ऐसे करना। आप बोलोगे 4 संख्याएं हों, 6 संख्याएं हों, सभी तरह के प्रश्न हम सिखाने वाले हैं। बस आप हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहें और आपको निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग 222। तो पूछी गई है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। पेन का कलर चेंज कर लें, वाइट सब कुछ हो रहा है तो पीला कर लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि 4 लगातार की प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है। देखो इवन नंबर में 2-2 का अंतर होता है, ऑड नंबर में भी 2-2 का डिफरेंस होता है, लेकिन नेचुरल नंबर क्रम से होते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसमें 1-1 का अंतर होता है। तो ऐसी 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है। आप बोलोगे सर सबसे पहले ऊपर योग लिख लो, बिल्कुल लिख लिया। कितनी का है तो आप बोलोगे 4 का, तो 4 लिख लिया। तो 4 पंचे 20, 2 बचे 22, 4 पंचे 20। फिर आप बोलोगे सर 2 बचे, दशमलव में भाग देना है क्या? नहीं,
बेटा दशमलव में भाग नहीं दिया जाता। आपका यहाँ पे पूर्ण नंबर पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, तो आपका ये 55 पूर्णांक आ गया। 2 बच गए थे, उन्हें छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको 4 संख्याएं बनानी है। ये एक संख्या हो गई बीच की, तो एक इससे छोटी बना लो। जब ये बीच की है तो एक छोटी होगी, एक बड़ी होगी। तो ये आपके कितने बन के आ गई? 3 संख्याएं। अब आप कहोगे सर चौथी संख्या आप ये 57 लेंगे बड़ी वाली, कि आप यहाँ पे 53 लेंगे छोटी वाली? तो बेटा हमने यहाँ जैसे 53 रखी पहले, फिर हमने देखा यूनिट डिजिट चेक कर लो, इनके योग का इकाई का अंक क्या 2 आएगा? तो 7 6 5 11, 11 4 15 3 18। यदि 53 मान रहे सबसे छोटी, तो योग में 8 आना चाहिए था लास्ट में, जबकि योग में आया कितना है 2, तो ये 53 नहीं होगी। तो फिर कौन सी होगी? 57 होगी। इनमें सबसे बड़ी हमसे पूछी गई, तो 57 ही आपका आंसर आ जाएगी। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, चीज़ें बहुत आसान है। ठीक है, मेरे तरीके से सीखिए तो चीज़ें आपको बहुत आसान मिलेंगी। नेक्स्ट, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 396 है। अब देखिए यहाँ हमने 6 संख्याएं रखी हैं, उनका योग कितना? विषम, ऑड नंबर। ऑड नंबर में कितने का अंतर होता है? आप बोलोगे सर 2 का अंतर होता है, कि 1 3 5 7 ऐसे होती है। ठीक बात। अब देखो इनका योग दिया गया है, योग कितना दिया गया? तो योग दिया गया 396। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 396 लिख देंगे। फिर कितनी संख्याओं का है? तो 6 का, तो 6 का भाग देंगे। तो 6 छिक्का 36, 3 बचे, फिर 6 छिक्का 36। तो ये आपका आ गया क्या? 66। आप कहेंगे सर जी बीच वाली संख्या हमने 66 मान ली। बेटा नहीं मान सकते 66। आप बोलो क्यों? क्योंकि सर यहाँ विषम संख्याएं माननी है। 66 का विषम है, 66 तो सम संख्या है, इवन नंबर है। तो इसके लिए आप यहाँ पे फिर क्या मानेंगे? तो आप यहाँ जाए 65 मान लो, चाहे 67 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे एक कम मान लो, चाहे एक ज़्यादा मान लो, लेकिन विषम मानो। तो बीच में हमने 65 मान ली। क्या मान ली? 65। तो बीच वाली संख्या हमारी 65 है। अब हमें 6 बनानी, कितनी बनानी? 6। तो 67 और ये 63 और ये 69 और ये 61। अब आप बोलोगे सर 5 हो गई, लेकिन छठवीं वाली कौन होगी? तो यहाँ 59 होगी या 71 होगी? तो हमने यहाँ जैसे 71 लिया, तो देखें योग में 6 आने चाहिए लास्ट में। तो 3 और 4 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 और 10 26 26 लास्ट में कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। तो हमारी कौन सी चाहिए? सबसे छोटी चाहिए। तो सबसे छोटी कौन बन गई? 61 बन गई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया। क्या दिया गया? वर्गों का योग। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया गया। अब अभी तक क्या था कि वर्ग घन ऐसा कुछ नहीं था, सीधे योग होता था। अब यहाँ एक पंगा और डाल दिया। क्या डाल दिया पंगा? कि वर्गों का योग दिया गया 434। तो बेटा इसको भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल वही मेथड अपना पुराना। क्या कि 434 लिखो पहले। इसमें संख्या कितनी है? 3। तो भाई 3 का डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, बचे हुए कितने? 13। 3 चौको 12, 1 बचा हुए 14, 3 चौको 12।
तो पूर्णांक संख्या चाहिए, तो जब 3 का भाग दिया तो 144 हुआ। ये संख्याओं के वर्गों का योग है भाई, वर्गों का योग है। तो यहाँ पे भी देखना है तुम्हें कि ये 144 आया, ये किसी का वर्ग आया होगा। आप बोलोगे सर किसका वर्ग है, तो आपको पता नहीं है क्या, 12 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमने ये वर्गों का योग है, तो ये 12 का वर्ग रहा होगा। तो ये हमारी जो बीच वाली संख्या होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। अब 3 बनानी है प्राकृतिक। प्राकृतिक में 1 का अंतर होता है, तो 12 से 1 बड़ी 13 और 12 से 1 छोटी 11। कौन सी पूछी थी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलेंगे भाई जी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 13 होगी। यहाँ वर्गों का योग करें कहा जाए, यहाँ वर्ग के जैसे कहा गया कि वर्गों का योग दिया है, तो जो आता है भाग देने के बाद उसका वर्गमूल लेना है। यहाँ बोल दें वो घनों का योग, घनों का योग दिया है, तो यहाँ जो संख्या है वो घनमूल लेना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे तुम्हारा जैसे मान लो 144 ना निकलता, 142 निकलता। आप बोलते सर इसका तो वर्गमूल नहीं आ रहा, क्या करें अब। तो 142 निकलता, तो उसमें ये देखा जाता है ये किसके वर्ग के करीब है। तो ये देखो 12 के वर्ग के करीब था, क्योंकि 12 144, 13 169 से दूर था, तो यहाँ 12 ही रखा जाता। तब भी ये उस स्थिति में जब यहाँ पे जो संख्या आनी है भाग देने के बाद ये पूर्ण वर्ग ना आए, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना आए। लेकिन तुमसे कहा जाए कि वर्गों का है, तो फिर परफेक्ट स्क्वायर ना भी आए तो भी ये देखो ये सबसे क्लोजेस्ट, किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्लोजेस्ट लिखा है। जैसे 142 होता है यहाँ, तो वो 144 की क्लोजेस्ट है, तब भी यहाँ 12 ले लेते हैं। और यहाँ पे मान लो 168 आ जाता, 168, तो हम देख लेते 169 के क्लोजेस्ट है, तो फिर हम इसमें 13 ले लेते। कितने ले लेते, 13। ठीक है भाई, उस स्थिति को हमने बता दिया। किस स्थिति को, जब यहाँ पे कहा जाए कि वर्ग है लेकिन यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या ना है, तो नियरेस्ट जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी उस संख्या को ले लेंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के कितनी, 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, दोस्तों आप लोग चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप देखते जाइए कि हम आपको कैसे गणित सिखाते हैं। ये गारंटी हमारी है कि आपको, यदि आप हमारी क्लास को नियमित ले रहे हैं तो आपको गणित इतनी सिखा देंगे कि एग्ज़ाम में आप 90% क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आएंगे, जिन्हें गणित बिल्कुल नहीं आता। लेकिन आप सोचो कोई जादू की छड़ी है कि बिना हम आपके लेक्चर भी ना सुने ना देखें, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि जैसे हम विद्वत पढ़ा रहे हैं, हमने इस संख्या पद्धति में 10 टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए, 5 टाइप के क्वेश्चन आपको पहले ही से आते थे, तो आप वो टाइप हमारे क्विट कर दो, उस टाइप को ना देखो जो टाइप आपको आता है। आप ये देखिए कि संख्या पद्धति में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। हमारा वही वाला लेक्चर देख लीजिए, हमने 40 50 60 मिनट तक एक लेक्चर लिया है, एक एक टाइप को दिया है समय, इसलिए कि हर बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी विद्वत बैठ के उस टाइप को पूरा समझ पाए। और टाइटल में जो अपना थंबनेल बनाया उसमें भी उस टाइप का नाम लिख दिया, तो प्लेलिस्ट में आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे, जैसे ही वहाँ हाल देख लेंगे कि संख्या पद्धति में, अच्छा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है कि गुणनफल के अंत में शून्य ज्ञात करना, कि विभाजकता से संबंधित प्रश्न, जो भी चीज़ आप देखेंगे तो उसमें आपके प्लेलिस्ट में भी टॉपिक लिखे होंगे, उस पर जाइए, आप वही टॉपिक पढ़ लीजिए। किसी का पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो फिर आप सभी वीडियोस देख लीजिए। बाद में हम जो क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी या यूपी पुलिस में, उनकी हम प्रैक्टिस कराएंगे, तब फिर वो टाइप सब क्लियर होंगे आपके, तो आप प्रैक्टिस में जवाब भी दे पाएंगे। और यदि आप 100% जवाब दे पा रहे हैं, मान लीजिए कि आप गणित सीख पा रहे हैं।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1325 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, बिल्कुल अपने पिछले सवाल जैसा सवाल है, बिल्कुल सेम, ठीक है। 1325 योग है तो लिख लिया मैंने। अब क्या करें, तो आप बोलोगे सर जी कितनी संख्याओं का है वो नीचे लिखो, तो 3 का है, 3 नीचे लिख दे। फिर हमने 3 का भाग दिया, 3 चौको 12, 1 बचे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, तो 441 बार गया और कुछ शेष बच गया। शेष जो बचता हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम वहाँ पॉइंट में नहीं निकालते। अब ये वर्गों का योग कहा गया था, तो ये देखो ये किसी के पास में वर्ग है, किसी संख्या के वर्ग के आसपास कोई है ये, तो आप ये कहोगे सर वर्ग के आसपास का, ये तो 21 का वर्ग ही रखा है। किसका वर्ग रखा? 21 का वर्ग, 441। बेटा यदि आपको स्पीड बनानी है तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको 30 तक वर्ग भी याद होने चाहिए। 30 तक मिनिमम वर्ग याद होने चाहिए और मिनिमम 12 तक के क्यूब याद होने चाहिए, और टेबल भी मिनिमम 30 तक याद होनी चाहिए, तो आप कैलकुलेशन आपकी थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो ये 441 21 के वर्ग है, तो यहाँ 21 लिख देंगे। अब हमें 3 प्राकृतिक संख्या बनानी, तो एक ऊपर वाली 22 हो जाएगी, एक बड़ी और एक छोटी, तो 20 हो जाएगी। इनमें सबसे बड़ी वाली चाहिए बाबूजी, तो सबसे बड़ी वाली कौन सी है? तो 22। आप बोलोगे सर 22, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और भी छूटे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में आएंगे, विविध में, और इम्पॉर्टेंट हैं जो और छूट गए हैं वो संख्या पद्धति में किसी में भी हमने शामिल नहीं किए, उनको आज इसी में क्लास में कराएंगे। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन सीरीज का है, ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 8, 15, 22 ... का 27वां पद, का कौन सा पद? 27वां पद। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज में वैसे निश्चित नहीं है कि जीडी में पूछेंगे क्वेश्चन, लेकिन संभावना के आधार पे मैंने रख दिया है, छोटे छोटे कभी सरल क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज आपकी 3 प्रकार की होती हैं, एक समांतर श्रेणी, एक गुणोत्तर श्रेणी, एक हरात्मक श्रेणी। यहाँ आपको गुणोत्तर से 3 होती हैं, एपी, जीपी और एचपी। होती तो एक विविध श्रेणी है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ एचपी आपके पेपर में नहीं आती, जीपी भी आपके पेपर में नहीं आती, एपी से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। और एपी के किस फॉर्मूले से क्वेश्चन बन जाता है या बना सकते हैं यूपीपी और एसएससी जीडी में, वो फॉर्मूला एकमात्र फॉर्मूला है जिससे एपी में क्वेश्चन बनाएंगे, और सीधा सीधा बनाएंगे। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को शामिल कर दिया है कि यदि बनाएंगे सीधा सीधा तो ये एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर पक्का दे के जाएगा। तो देखो, अब आप पहचानोगे कैसे कि एपी का है? तो एपी में ऐसे पहचानना होता है कि 2 पद, शुरू के 2 पद का अंतर, तो 15 और 8 का अंतर 7 आया, और ये देखिए आगे के 2 पद का अंतर 15 और 22 का अंतर देखो 7 आया। अंतर समान होना चाहिए, आप समझ जाओ कि ये हमारी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। आप समझ जाओगे ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। क्या होना चाहिए? पहले दूसरे पद का अंतर और दूसरे तीसरे पद का अंतर आपस में समान हो। चलो समान हो गया, समांतर श्रेणी है। तो आप कहेंगे सर 27वां पद कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कोई भी जैसे तुम्हारी समांतर श्रेणी है, जैसे उसका पहला पद a है, दूसरा पद a + d है, तीसरा पद a + 2d है। देखो इससे ये घटाओ तो d का अंतर आ रहा, ये 2d में से a + d घटाओगे तो 1d का अंतर आए, तो समांतर श्रेणी है। इसका nवां पद निकालना हो n नंबर पे तो होता है a + n - 1 × d।
क्या होता है? समांतर श्रेणी का nवां पद। यहाँ देखो तीसरा पद है, ये तीसरा, तो यहाँ d का मान कितना आया? 2। तो ऐसे ही n पे जाओगे तो d की आगे क्या आएगा? n माइनस 1 इंटू डी, एक कम रहता है d। यहाँ देखो दूसरा पद था तो d 1 रहा, यहाँ तीसरा पद है तो d 2 रहा, यहाँ nवां पद है तो d रहेगा n माइनस 1। तो आप क्या जान गए कि tn यानी कि nवां पद, tn कह दो या nवां पद, बराबर होता है AP में समांतर श्रेणी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ तुमसे सवाल में कौन सा पद पूछा गया? आप बोलोगे सर 17वां पद, 27वां पद पूछा गया, तो t 27 का मान पूछा है। तो a का मतलब पहला पद, यहाँ रख दो a की जगह 8, n माइनस 1 यानी कि 27 माइनस 1, और d का मान कितना है? यहाँ 15 में से 8 गए तो 7, 22 में से 8 गए 7, आप बोलोगे 7, ये हटा दो, इसका कोई काम नहीं है भाई, ये समझाया था कि GP और ये होती। तो यहाँ पे क्या 8 प्लस, इसका भी कोई काम नहीं, ये भी हटा दो, nवां पद, सीधे इतना याद रखो। तो 8 प्लस 27 में से 1 गए 26 गुणे 7, तो 8 प्लस 7 छिंग 42, 7 दूनी 14 और 4 18, ये 190। तो इसका 27वां पद निकालोगे 27 नंबर पद, तो कितना आएगा? 190। सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये आपका सूत्र है, ये याद रखना। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a का मतलब होता है प्रथम पद और d का मतलब होता है सर्वांतर, सभी पदों में जो समान अंतर आता है सर्वांतर, और n मतलब पदों की संख्या। तो ये आपका हो गया, क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, एक व्यक्ति पहले दिन 18 रुपए और दूसरे दिन 30 रुपए, तीसरे दिन 42 रुपए, इसी प्रकार महीने के 30 दिनों में कुल जमा राशि क्या होगी? देखो, एक तो समांतर श्रेणी का हमने एक फॉर्मूला बता दिया तुम्हें, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो nवां पद निकालने का है। कौन सा? nवां पद। यदि n पदों का योग पूछा जाए, s मतलब सम ऑफ n टर्म्स, जो n पद दिए हैं सबको जोड़ पूछा जाए कि कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। योग के लिए ये फॉर्मूला होता है। ये दो फॉर्मूले से तो आउट आ ही नहीं सकता है। लिख के गारंटी ले जाओ, लिख के गारंटी ले जाओ। ज़्यादातर चांस तो इसी के हैं, ऊपरी वाले से, इससे क्वेश्चन बनाने के। लेकिन यदि कठिन बनाएंगे तो फिर इससे भी बना सकते हैं। इनके अलावा नहीं हो आएगा समांतर श्रेणी से कुछ भी। लाओ हम लिख के गारंटी दे दें। हम उतना ही पढ़ा रहे हैं जितना आपकी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। फालतू में विद्वान नहीं बनाना, तुम्हें वर्दी दिलानी है। तुम्हें क्या करना है? वर्दी दिलानी, विद्वान नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आइए देखते हैं। अब ये कह रहा पहला पद कितना है? 18 और दूसरा कितना है? 30। पद का मतलब दूसरा दिन। तीसरे दिन कितना है? 42। ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा। 30 दिनों में, कितने दिनों में? 30 दिनों में कितना धन इकट्ठा होगा? तो इन सबको जोड़ना है ना। पहले दिन का 18 प्लस दूसरे दिन का 30 प्लस तीसरे दिन का 42, ऐसे और जोड़ते रहो। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक। ठीक है, इनका जोड़ करना है। आप बोलोगे सर समांतर श्रेणी है
है, हमें भी दिख रही है। 12 का अंतर है, 30 में से 18 गए तो 12 ही बचते हैं। यहाँ 42 में 30 घटाओ तो भी 12 बचते हैं, समांतर श्रेणी है। लेकिन इन सब का योग है। 30वां पद नहीं पूछा हमसे, ये नहीं पूछा कि 30वें दिन कितना कमाएगा ना, ये नहीं पूछा। 30 पदों का योग, इन सब का योग पूछा है। तो योग वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे? n/2। n का मतलब कितने दिन? तो आप बोलोगे सर 30 दिन, तो 30/2। अब यहाँ 2a का मतलब 18 है, प्लस n-1 यानी कि 30 - 1। d का मतलब सर अंतर 12 का है, ठीक है, तो d की जगह 12 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ काट दो तो कितने हो गए? 15, तो ये 15 आ गए। यहाँ पे कितना? 18 दूनी 36, प्लस ये बचे 29, 12 का गुणा 29 में, तो 12 निम्मा 108 और 12 दूनी 24, 24 10 34, गुणा कर लेना बैठ के भाई। ठीक, अब 15 इन्हें जोड़ो तो 8 6 14, 4 3 7 1 8 और ये 3। 15 का और गुणा करो, 15 चौको 60, 15 8 120 और 60 में 6 हासिल, तो 126 हासिल लगी 12, 15 तिया 45 और 12, तो आप बोलोगे 57, तो 5760। कौन सा ऑप्शन है? तो आप बोलोगे सर सी वाला ऑप्शन सही है, 5760 आपका आंसर सही है। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। आप सोच रहे हो बहुत कठिन है, नहीं है। 1-2 बार आप प्रयास करिए, प्रैक्टिस करिए, जल्दी आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और देखिए, शानदार क्वेश्चन है। 100 और 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं, ऐसी लिख दिया, देखो ऐसी, कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कैसी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतया विभाजित हूं, 3 से पूरी कट रही हूं। ऐसी कौन संख्याएं हैं? किन किन के बीच? 100 और 200 के बीच। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए, ऐसे करेंगे। 100 में 3 का भाग दो, पहले वाले पद में 3 का भाग दो, तो 33 बार पूरा गया। आप बोलोगे सर 33 बार, तो हम जान गए कि 100 तक यदि 3 से कटने वाली ढूंढी जाती, कहाँ तक? शुरू से लेके 1 से लेके 100 तक में देखते कि 3 से कितनी कटेंगी, तो आप कहते सर 33 कटेंगी। 200 तक देखें 3 से कटने वाली, तो 6, तो आप बोलोगे सर 66 संख्याएं कटेंगी। अब देखिए 1 2 3 4 ... 200 तक में, यहाँ तक में कितनी होंगी? 66, 66, ठीक। और यहाँ बीच में मान लो 100 है, 100 तक में कितनी होंगी? 33। अब हम 100 से 200 के बीच में पूछें तो पूरे में से ये 33 घटा दो, तो यहाँ 33 तो बच जाएंगे। तो वही करना हमें, क्या करना है कि पूरी 66 हुई 200 तक, और 100 तक कितनी थी? 33, तो 66 - 33, तो बराबर कितना आ जाएगा? 33। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। यही सबसे शानदार तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। इसमें और भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन पूरा देखिए आप, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन इस टाइप के हम कराने वाले हैं। सबसे शानदार तरीका है, पेपर में आप बहुत इजली सेकंडों में आप उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं, थोड़े अभ्यास की ज़रूरत है। अच्छा, फिर देखिए अब की बार क्या बोल रहा? 8 तक में। यहाँ पे हमने अलग अलग संख्याएं इसलिए सेट की कि जो दिक्कतें आपको आएँ, जो समस्याएं आपके साथ होंगी, वो सब हमारे ही सवालों में हो जाए, तो आपको फिर नई स्थिति कहीं मिलनी नहीं चाहिए, जिससे कि पेपर में ऐसी स्थिति मिल जाए कि आप निर्णय ना कर पाएँ। ऐसा ना हो। यहाँ देखिए एक अलग समस्या पैदा होगी।
देखो 100 तक में 8 से विभाजित होने वाली चेक करनी है। आप बोलोगे सर 100 में 8 का भाग दे दो, बिल्कुल दे देंगे। 8 एकम 8, 2 बचे 20, 8 दूनी 16। आप बोलोगे सर 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से कट जाएंगी, कहाँ तक में? 100 तक में। ठीक। 200 तक में, 200 तक में कितने कटेंगे 8 से? तो आप बोलोगे सर 25 संख्याएं कटेंगे। लेकिन बाबूजी यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि 200 पूरी कट रही है 8 से, तो 200 वाली संख्या भी पूरी कट रही है 8 से। हमें 200 तक बोलता तब तो इसको शामिल करते, लेकिन 100 और 200 के बीच बोला, बीच, तो 200 वाली को तो हमें देखना ही नहीं है, 200 को छोड़ना है। तो फिर कितनी बचेगी? 225वीं संख्या कौन है? 25वीं संख्या जो 8 से पूरी कट रही है वो 200 है, लेकिन 200 को तो हमें शामिल रखना ही नहीं, 100 और 200 के बीच में चाहिए, तो आप एक घटा दोगे। तो 200 से पहले की जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी? आप बोलोगे सर 24 होंगी। कितनी होंगी? 24। तो 24, 200, 100 और 200 के बीच, 200 से पहले तक की कितनी हो गई? 24। और 100 तक की कितनी है? 12। तो 24 में से 12 घटाओगे तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? तो आप बोलोगे सर 12 सही जाएगा। यानी कि जब ये संख्या पूरी कट रही हो, या ये संख्या मान लो यहाँ पे ऐसा होता कि ये भी पूरी कट रही होती, तो शामिल इसको भी नहीं करना, तो इसमें से भी एक घटा देते। यदि बीच की बात कही जाए कि इतने से इतने की बीच, तो यदि ये पूरी कटे या ये पूरी कटे, तो जो भागफल आता है उससे एक घटा दिया जाता। जहाँ पूरी कटे, पूरी ना कटे तो नहीं घटाया जाता। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या समस्या है कि अभी पीछे के 2 सवालों में हमने एक संख्या से चेक कराया कि 3 से कट जाए पूरी या 8 से कट जाए। यहाँ पे आपकी 3 संख्याओं से हम पूछ रहे हैं। 500 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से भी, 3 से, 4 से, इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप बोलोगे सर 2, 3, 4 से पूरी विभाजित करने के लिए तो बड़ा लफड़ा है, 2 का चेक करें, 3 का नहीं। ऐसे सवालों में लासा लिया जाता। तो 2, 3, 4 इनका लासा लो। 2 से 1, 3, 2, फिर दुत्ती 6 दूनी 12, तो इनके एलसीएम कितना आया? 12। तो 500 और 1000 के बीच में 12 से जितने जो संख्याएं कट रही वो चेक कर लो। वो 2 से भी कटेंगी, 3 से भी, 4 से भी। आप बोलोगे 500 में चेक करें कैसे? तो 500 में 12 का भाग दो, 12 चौको 48, 2 बचे, 12 एकम 12। ठीक। 1000 में चेक करें तो 1000 में 12 से, तो 12 से, तो 12 अट्ठे 96। आप बोलो 4, 12 तिया 36। पूरी नहीं कट रही तो कहीं ना ये कट रही तो ना इसको घटाना है, ना ये कट रही ना इसमें से एक घटाना। तो अब 1000 तक में 83 संख्याएं थी और 500 तक में कितनी थी? 41। तो हमें 500 1000 के बीच में चाहिए, 83 माइनस 41, तो आप बोलोगे सर 42। आप क्या बोलोगे सर? 42। तो 42 इसका, 42 इसका आंसर बी वाला। क्लियर है? उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, एक ये क्वेश्चन है अपना, क्या? अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। 0, 2, 3, 6, 7 से 5 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? अंक आपको ये 5 दिए हैं, इनमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी बनानी है। कितने अंकों की? 5 अंकों की। उनका अंतर पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछते हैं भैया, एसएससी जीडी में भी पूछ सकते हैं और यूपी पुलिस में भी पूछ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करोगे आप?
कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएं आप। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाएं। तो सबसे बड़ी संख्या कब बनती है? देखो, जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट समझिए, हम कहें कि 2 और 1 इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो एक 12 बनेगी, एक 21। तो 2 यदि इधर होगा, किधर? दाही की तरफ, सैकड़े की तरफ, हजार की तरफ, जितना इधर बड़ा अंक जाएगा वो संख्या बड़ी होगी। इकाई की तरफ बड़ा अंक करते गए तो वो संख्या छोटी होगी। तो इससे क्या? इससे ये कि सबसे बड़ी बनानी है तो 7 को सबसे पहले लाओ, फिर उसके बाद फिर बड़ा अंक 6, फिर उससे छोटा 3, फिर 2, फिर 0। सबसे बड़ी ये बनेगी। सबसे बड़ी तो सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उसके बाद छोटे छोटे अंक। तो ये सबसे बड़ी बन गई। अब सबसे छोटी कौन बनेगी? तो आप बोलोगे सर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी पहले, फिर बड़ी करते जाओ, ये सबसे छोटी। तो 0, 2, 3, 6, 7। आप बोलोगे सर सबसे छोटी ये वाली, लेकिन बाबूजी ये वाली छोटी नहीं, ये बात गलत है। आप कहो क्यों गलत है? कि इसलिए गलत है कि आगे 0 कर दिया, तो 0 किसी संख्या से पहले हो उसका कोई मतलब नहीं, तो ये 4 ही अंकों की संख्या रह जाएगी। तो 0 नहीं कर सकते। हाँ, सबसे पहले छोटा करो, छोटी निकाल ले, लेकिन सबसे आगे 0 नहीं करोगे। 0 करोगे तो अंक कम हो जाएंगे। तो आप 2 कर सकते हो, फिर 0 आ जाओ, फिर 3, फिर 6, फिर 7। इनका अंतर चाहिए तो आपस में घटाओ। तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ 11 में से 5, यहाँ पे 12 में से 9, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना? 5। तो 55,953। 55,953 यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है? आपका आंसर बी नंबर आंसर सही है। 55,953 बी वाला ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो आपको आंसर में कमेंट करना है। 200 और 600 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित हैं? ऐसा एक सवाल हम पढ़ा चुके हैं। यह सवाल आपका HW है, होमवर्क है। प्यारे बच्चों, यदि आप सीख पाए हैं तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट करिए। ये आपसे पूछ रहा हूँ कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाजित है। इसको कमेंट करिए और हमें पता भी चल जाएगा यदि आपको इसका कमेंट करेंगे कि आपने पूरी ईमानदारी के साथ हमारे पूरे सेशन को एंजॉय किया है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपने हमारी क्लास को देखा है। ओके, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ते रहिए क्योंकि SSC GD तो चल ही रहा है और इसके साथ साथ आपका UP भी आने वाला है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आने वाला है, जैसी कि सूचनाएं मिल पा रही हैं। बहुत जल्दी उसके बारे में पूरा डिटेल में आपके सर आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग एक ही चैनल पे, एक ही जगह पे सब चीज़ें एंजॉय करते रहिए। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।